Hello everyone, in today's lecture we'll be studying the design criteria, factors affecting the design criteria. Fine, so first the question comes, why we should design the pipelines? And if we are designing the pipelines, what is the exact amount of water for which the pipeline should be designed, or what are the various criteria which affects the designing of a treatment unit or other units for the water supply system. अगर अब हमको इसको समझना है, instead of mugging it up, अगर हमको समझना है कि डिजाइन क्राइटेरिया हम निकालते क्यों हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं. Let us draw a graph between, we'll take time on x-axis, फाइन, और एक ये हम लोग बोल रहे हैं पे डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज है वो हम लोग ले लेते हैं y एक्सिस पे. ठीक है, अब क्या अगर आप इस टाइम को बांट दो, लाइक रात के 12 बजे से सुबह के 3 बजे तक, 3 बजे से 6 बजे तक, ऐसे आप सब्सिक्वेंटली इसको डिवाइड कर देते हो. सुबह 6 से 9 बजे तक, फिर 9 से 12 बजे तक, 12 से 3 बजे तक. ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हम डिजाइन क्राइटेरिया क्यों करते हैं, क्यों हम रैंडमली, अगर हमको पता है कि चलो भैया इस एरिया की पॉपुलेशन 2 लाख है, इतना पानी सप्लाई कर दो, हम ऐसा क्यों नहीं करते. आपको ये क्लियर समझ में आ जाए उसके लिए मैं आपको ये ग्राफ बता रही हूँ. ये जस्ट एक रैंडम ग्राफ है, ये कोई स्टडीज कंडक्ट करके नहीं बनाया गया है. अब आप देखो 12 से 3 में नॉर्मली हमको जो डिस्चार्ज है, दैट इज द वाटर रिक्वायरमेंट, वो कम रहती है. ठीक है, तो हम लोग मानते हैं हमें बहुत थोड़ा रिक्वायरमेंट है. 3 से 6 भी सब जनरली सोते रहते हैं, तो पानी की रिक्वायरमेंट कम है. जब सुबह 6 से 9 होता है तो नॉर्मली जो हमारी डेली लाइफ होती है उसमें हमको वाटर का रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम ज़्यादा रहता है. जनरली स्कूल्स जाना रहता है बच्चों को, ऑफिस जाना रहता है यंगस्टर्स को. ठीक है, तो हमारी जो सडनली डिस्चार्ज की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी. फिर जब ये डिस्चार्ज की वैल्यू बढ़ गई, फिर धीरे धीरे ये कम हो जाएगी. 9 से 12 हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है पानी की, 12 से 3 में जो रिक्वायरमेंट है वो कम है एज कम्पेयर टू जो सुबह 6 से 9 पानी की थी. अब ये धीरे धीरे कम, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है. फिर 3 से 6 हमको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है. क्यों? अगर हमको अपने गार्डन को वाटरिंग करनी है और भी वेरियस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए. ये जनरल, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि ये एक जनरल वैल्यूज़ है, जो एक जनरल हम लोग स्टडी और जनरल ग्राफ बना रहे हैं. ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक इंडिविजुअल के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए ये ग्राफ डिफर करेगा. बट ऑन एन एवरेज मैक्सिमम लोगों के लिए क्या होगा, दैट वी आर स्टडिंग. फिर 6 to 9 थोड़ा डिमांड है और 9 to 12 डिमांड थोड़ा कम. तो ये जो है हमारा ग्राफ है वाटर डिमांड का, या हम कह सकते हैं डिस्चार्ज का, कि ऑन एन एवरेज कैसे हमको वाटर का रिक्वायरमेंट वेरी हो रहा है. अगर हम यहाँ पे मान ले कि ये हमारा, द लाइन विच आई एम मार्किंग इट विद दिस, ये ग्रीन पेन से जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, अगर हम ये बोल दे कि ये हमारा एवरेज डिमांड है, तो कभी कभी क्या हो रहा है, जो डिमांड है उस एवरेज डिमांड से ज्यादा डिमांड हमें वाटर की जरूरत है, कभी उससे कम पानी की जरूरत है. तो डिमांड क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है विथ ईच टाइम. अगर हम 3-3 घंटे का इंटरवल ले रहे हैं, हो सकता है आप 2-2 घंटे का इंटरवल लेके इस ग्राफ को बनाओगे, तो ये क्या हो रहा है, एक हैफर्ड मैनर में ग्रो कर रहा है. आपको नहीं पता, मेरे लिए 6 से 9 पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा, आपके लिए 6 से 9 ज्यादा नहीं होगी, 9 से 12 ज्यादा होगी. तो पाइपलाइन या ना तो वो मेरे घर के लिए डिजाइन होगी, ना वो आपके घर के लिए डिजाइन होगी. उसको हम लोग उसका सीजनल वेरिएशन, आवरली वेरिएशन, डेली वेरिएशंस देख के उसको एक स्टैंडर्ड वाटर के लिए, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वाटर के लिए डिजाइन करेंगे, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के लिए, उस कम्युनिटी के लिए डिजाइन करेंगे. तो आपको पहले समझ में आ गया कि नीड क्या थी. इसलिए नीड थी क्योंकि जो वाटर का डिमांड है वो हर घंटे में वेरी हो रहा है, इसीलिए हमको डिजाइन क्राइटेरिया पढ़ने की जरूरत पड़ी. नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन, हम डिजाइन क्राइटेरिया में निकालेंगे क्या और कैसे. सो नाउ सपोज अगर आपके पास P कोई पॉपुलेशन है, और X है जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर है, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर
पर डे। उस केस में अगर आपसे कोई पूछ रहा है Q, स्मॉल q, इसको हम बोलते हैं एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर, एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर। तो ये क्या हो जाएगा हियर, ये जो Q है एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर, दिस विल बी इक्वल टू द पॉपुलेशन इनटू द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर पर डे। अगर आपसे क्वेश्चन में पॉपुलेशन दिया गया है और पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर पर डे दिया और एवरेज डेली डिमांड पूछा तो आप यहाँ पे लगा देंगे। इस चीज को आपको याद रखना है, यहाँ पे जो P है डिजाइन क्राइटेरिया के केस में, ये P पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स नहीं है। जब हम फायर डिमांड्स की बात कर रहे थे तब हम बोल रहे थे कि जो P होता है वो पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स होता है, बट यहाँ पर जब हम एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो जो P है वो नॉर्मल पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स नहीं होगा। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब जब हमने इस ग्राफ में बात की कि हर दिन में हर घंटे में पानी के डिस्चार्ज का वेरिएशन हो रहा है, तो हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड जिसको हम बोलते हैं MDD। हर बार हम फुल फॉर्म्स नहीं लिखेंगे, एज वी आर इंजीनियर्स हम शॉर्ट फॉर्म्स के ज्यादा यूज करते हैं, सॉरी हाँ सॉरी। तो मैक्सिमम डेली डिमांड, तो मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, Q इज इक्वल टू कैपिटल Q, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1.8 टाइम्स ऑफ स्मॉल q। जनरली लीटर्स पर डे में लेते हैं, आप बाद में यूनिट्स को चेंज कर सकते हो, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं है, बट आपको ये क्वांटिटी याद रखना पड़ता है कि ये 180% होता है, जो मैक्सिमम डेली डिमांड होता है वो 180% होता है ऑफ द एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर। नाउ ये तो डेली वेरिएशन हो गया, इसके बाद आता है मैक्सिमम आवरली डिमांड। मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होता है, यहां पे Q इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ MDD, दैट इज मैक्सिमम डेली डिमांड। अब इस मैक्सिमम डेली डिमांड की वैल्यू कितनी थी, 1.8 टाइम्स ऑफ द एवरेज डेली डिमांड। आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो 1.8 टाइम्स ऑफ Q, इससे आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल डिस्चार्ज इज इक्वल टू ये जो आपका मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज है वो हो जाएगा 2.7 टाइम्स द एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर। जब भी आपसे रिलेशन पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए, देखो यहां पर दिस इज मैक्सिमम आवरली डिमांड MHD, और यहां पर ये क्या है आपका MDD, मैक्सिमम डेली डिमांड। तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम डेली डिमांड बोल रहा है वो 180% है या 1.8 टाइम्स है एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर के। सिमिलरली जो मैक्सिमम आवरली डिमांड है वो 1.5 टाइम्स, मैक्सिमम आवरली डिमांड 1.5 टाइम्स है मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ वाटर के। और अगर पूछे रिलेशन मैक्सिमम आवरली डिमांड का और एवरेज डेली डिमांड का, तो उस केस में जो आपका मैक्सिमम आवरली डिमांड है वो 2.7 टाइम्स है एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर के। इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और आपको पूछेगा कि कौन सा गलत है, शायद 3 उसमें से सही दे दिए होंगे, 1 गलत दे दिया होगा, या आपसे पूछेगा कौन सा सही है। तो आपको ये रिलेशंस पता होने चाहिए फॉर एज फार एज डिजाइन क्राइटेरिया इज कंसर्न। ये 2 फॉर्मूलेज नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक थर्ड फॉर्मूला हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं गुडरिच फॉर्मूला या गुडरिच इक्वेशन, आप जो भी बोलना चाहो, गुडरिच फॉर्मूला या गुडरिच इक्वेशन। ये क्या होता है, P इज इक्वल टू 180 T टू द पावर -0.1। ये फॉर्मूला हमको बताता है मीन रेट्स के बीच में क्या वेरिएशन है, एवरेज मीन रेट्स के बीच में क्या वेरिएशन है। इसमें जो T होता है ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो T जो होता है वो टाइम होता है इन डेज। ये वेरी करता है 1/24 से
365। फाइन। और जो यहाँ पे P होता है वो क्या होता है हमारा? परसेंटेज ऑफ एनुअल ड्राफ्ट फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स, परसेंटेज ऑफ द एनुअल ड्राफ्ट फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स। अब आप देखो, अगर आपको डेली वेरिएशन देखना है तो आप क्या करो, टाइम को रख दो यहाँ पर 1, T कर दो आप 1 और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो P क्या हो जाएगा 180 T टू द पावर T की जगह हमने रख दिया 1 टू द पावर -0.1, तो हमको मिलता है 180%। ये 180% का मतलब होता है मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन एवरेज डेली डिमांड इज इक्वल टू 180%। ठीक है, ये हम डेली की बात की हमने। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वीक की, तो वीक के केस में हमको टाइम को क्या पुट करना पड़ेगा 7, तो इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया P इज इक्वल टू 180 7 टू द पावर -0.1, तो हमको मिलेगा 148%। ठीक है, इसका मतलब ये होता है मैक्सिमम वीकली डिमांड to the average weekly demand is equal to 148%. Fine, this is the second ratio which we got. अब हमने डेली की बात कर ली, वीकली की बात कर ली। अगर हम बोलते हैं कि हमको साल का पता करना है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर हमको 30 डेज का पता करना है, फाइन, साल का नहीं, अगर हमको 30 डेज मतलब मंथली का पता करना है, तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू 180 30 टू द पावर -0.10, दिस कम्स आउट टू बी 128%। सो हाउ कैन वी राइट दिस? सिमिलरली जैसे हमने इसको लिखा मैक्सिमम वीकली डिमांड it's maximum monthly demand, maximum monthly demand to the average monthly demand, क्योंकि हम 30 days means we are considering it 1 month, is equal to 128%। अगर आपसे रेशियो में पूछे तो 1.28। दिस इज वी गॉट, ये हमको मिला गुडरिच इक्वेशन, या आप उसको गुडरिच फॉर्मूला भी बोल सकते हो। परसेंटेज ऑफ द एनुअल ड्राफ्ट फॉर द टाइम T in days, टाइम T in days। तो अगर कभी भी आपको ऐसे रेशियोज पूछ दिया जाए और अगर आपको याद नहीं है, तो आपको अगर गुडरिच इक्वेशंस या गुडरिच फॉर्मूला भी याद है, तो आप नॉर्मली इसको यूज करके यहाँ से आप निकाल सकते हो कि मैक्सिमम डेली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड का रेशियो कितना होगा या परसेंटेज कितना होगा। मैक्सिमम वीकली डिमांड, एवरेज वीकली डिमांड 148%, मैक्सिमम मंथली डिमांड टू द एवरेज मंथली डिमांड इज इक्वल टू 128%। इसको आप गुडरिच इक्वेशंस बोल लो या गुडरिच फॉर्मूला बोलो, फाइन। तो ये हमारा डिजाइन क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अलग अलग जो सिस्टम्स होते हैं वाटर सप्लाई के, उसको हम किसके लिए डिजाइन करते हैं। क्या हम उसको मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं, क्या हम उसको एवरेज डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं, या फिर उसको मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग द फ्लो चार्ट विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द पब्लिक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द फ्लो चार्ट यूज्ड फॉर पब्लिक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, PWDs इन शॉर्ट फॉर्म। अब आप देखो, आपको पता चलेगा जनरली आपके घरों में जो पानी आता है वो कितने कितने वेरियस स्टेजेस से गुजरता है। आपके पास एक रिवर है, ये डैम है, जो भी आप बोलो, इसमें आपके पास बहुत सारे सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट हैं, डिजॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट हैं, किसी एनिमल्स का डेड फ्लैश भी हो सकता है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, और n नंबर ऑफ वेरियस कंपाउंड्स है जो आपके हेल्थ के लिए हजार्डस है।
मतलब आप इस पानी को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पानी को इनटेक में लेके जाएंगे। दिस इज योर इनटेक। अब इस इनटेक से पानी हमारा जाएगा मेन पाइपलाइन में। मेन पाइपलाइन क्या करेगा, ये जो मेन पाइपलाइन है ये पानी को आपके ट्रीटमेंट यूनिट्स तक लेके जाएगा, क्योंकि ये पानी तो आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हो, यू विल कैच वाटरबॉर्न डिजीजेस। तो इस ये अलग अलग ट्रीटमेंट यूनिट्स में जाएगा पानी प्योरीफाई होने के लिए। सो लेट अस, हम यहाँ पे बेसिकली हम 4 यूनिट्स लेते हैं। लेट मी लेबल इट बाय 1, 2, 3 and 4। पहला जो यूनिट होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, इसको हम प्राइमरी क्लैरिफायर भी बोल सकते हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक या फिर प्राइमरी क्लैरिफायर। यहाँ पे क्या होगा, आपके जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड्स है, जैसे कि आपको नेकेड आई से दिख रहा है, कोई गार्बेज, कोई फ्रूट का पील वगैरह है, वो सब जितने भी लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड्स आर रिमूव्ड। इन सबको हम सब्सिक्वेंट जब ये टॉपिक आएगा सेडिमेंटेशन का, तब डिटेल में इसकी डिजाइनिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बता रही हूँ कि कैसे पानी वेरियस कॉम्पोनेंट से पास करेगा, तो कितने साल के लिए हमको इस वेरियस कॉम्पोनेंट्स को डिजाइन करना है। Large suspended solids are removed in the primary sedimentation tank. Now coming to the second one, that is secondary sedimentation tank. Secondary sedimentation tank. इस केस में क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स जो लार्ज साइजेस के थे वो तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव हो गए, बट अगर स्मॉल क्वांटिटी में डिसॉल्व सॉलिड्स और जो बचे हुए सस्पेंडेड सॉलिड्स है जिनका साइज थोड़ा कम है, कम रेंज के साइजेस के जो भी हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स है, वो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल हो जाते हैं। थर्ड कम्स द फिल्ट्रेशन चेंबर। फिल्ट्रेशन चेंबर, यहाँ पे क्या होता है, आप पानी को फिल्टर करते हो, जो भी उसमें पैथोजन से आप कोशिश करते हो कि जो भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जिसको हम पैथोजन्स बोलते हैं, या ओडर स्मेल्स की प्रॉब्लम आ रही है, टू अ परमिसिबल एक्सटेंट फिल्ट्रेशन चेंबर उसको रिमूव कर देता है। फिल्ट्रेशन चेंबर में जो रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं स्लो सैंड फिल्टर्स होता है, रैपिड सैंड फिल्टर होता है। इसके थ्रू हम पानी को फिल्टर करते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर। इसके बाद जो हमारा लास्ट यूनिट है वो होता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन, इसमें ये होता है, आप कोई भी क्वांटिटी में कोई डिसइंफेक्टेंट जो होता है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, हमारा कॉपर सल्फेट हो गया, कोई भी अमाउंट का जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है, आप उसको प्रोवाइड कर देते हो, ताकि जब आप उस वाटर को कंज्यूम करो तो आपको कोई भी सॉर्ट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस ना हो। इसीलिए हमें एज अ, देखिए आपके घरों में एक्वागार्ड होगा, आपके घर में वाटर प्यूरिफायर होता है, बट हमारी गवर्नमेंट की भी एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको एक साफ पानी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वाटर प्यूरिफायर्स, उन तक भी एक साफ पानी हम पहुंचाए। इसके लिए हम ये वेरियस कंपोनेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन चेंबर, डिसइंफेक्शन। अब इसके बाद क्या आता है, अगर पानी हार्ड है, अगर पानी बहुत हार्ड है तो आप डिसइंफेक्शन के बाद, हार्ड हो गया पानी मतलब अगर आप उस पानी से कपड़े धोते हो तो फोम या लैदर जिसको बोलते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम पानी को सॉफ्ट कर सकते हैं, मिसलेनियस सॉफ्टनिंग। बहुत तरीके से हमने वाटर को सॉफ्ट कर दिया अगर पानी हार्ड है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पानी को पंप्स के थ्रू, अब ये पानी तो प्योरीफाई हो गया पूरा, तो इस पानी को पंप्स के थ्रू हम स्टोरेज रिजर्वायर्स में लेके जाएंगे। आपने देखा होगा आपकी एक लोकेलिटी में पानी की टंकी होती होगी जहां पे हम पानी को स्टोर करके रखते हैं उस एरिया के वाटर डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो अगर हमारे पास ये एक स्टोरेज रिजर्वायर है,
ये एक स्टोरेज रिजर्वायर है, स्टोरेज रिजर्वायर। अब यहां से पानी आपके घरों में सप्लाई करना है, तो नेचुरली हम क्या करेंगे, यहां से फिर पंप्स के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ पंप्स, पानी आपके घरों में सप्लाई होता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये आपके घरों का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, रोज हाउसेस, वहां पे ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यहाँ से आपके घरों तक पानी सप्लाई होता है। तो ये आपका पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे आपके घरों तक पानी जाता है, कौन कौन से यूनिट्स हैं जो यूज होते हैं आपके घरों तक पानी पहुंचाने के लिए। इसको पूरा एक बार अच्छे से देख लेते हैं। शुरू में क्या होता है, आपके जो पानी है रिवर से, डैम से, कहीं से भी हम पानी लेते हैं, वो पानी आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, डेड फ्लैश होंगे एनिमल्स के, सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, डिजोल्व सॉलिड्स होंगे। उस पानी को हम इनटेक में लेके जाते हैं, वहां से पानी मेन पाइपलाइंस के थ्रू ट्रीटमेंट यूनिट्स में जाता है। फर्स्ट इज द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, इसे प्राइमरी क्लैरिफायर भी बोलते हैं। इसका काम है जो लास्ट सस्पेंडेड सॉलिड्स है उसको रिमूव करना। इसके बाद हम जाते हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, जहाँ पे जनरली डिजोल्व सॉलिड्स को या जिस सस्पेंडेड सॉलिड्स जिनका साइज कम होता है उसको रिमूव करता है। फिर आते हैं हम फिल्ट्रेशन चेंबर में। फिल्ट्रेशन चेंबर में ये वाटर को फिल्टर करता है विद द हेल्प ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, प्रेशर फिल्टर्स भी होते हैं, उसके थ्रू ये पानी को साफ करता है, दैट इज फिल्टर करता है। इसके बाद पानी में कोई भी पैथोजेंस यानी कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया अगर इनकेस बच जाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डिसइंफेक्शन हम उस पानी को ट्रीट करते हैं ताकि उस पानी को हम कंज्यूम कर सके। अब पानी तो हमने साफ कर दिया, चलो ठीक है, पर पानी अभी तक मेरे घर नहीं पहुंचा है। घर पहुंचने के लिए क्या चाहिए, पंप्स के थ्रू हमने उस पानी को स्टोरेज रिजर्वायर में पहुंचाया। स्टोरेज रिजर्वायर में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एक किसी पॉपुलेशन या किसी कम्युनिटी के लिए हमने रख लिया। इस पानी को विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी पंप्स, जनरली हम ग्रेविटी पंप्स यूज करते हैं, ग्रेविटी पंप्स के हेल्प से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे घरों तक पानी पहुंच गया। अब ये जितने भी हमने वेरियस यूनिट्स पढ़ी है, ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर के लिए डिजाइन होती होगी। तो वो क्या अमाउंट ऑफ वाटर है, जो हमारा मेन पाइपलाइन है, जो यहाँ से हमारे ट्रीटमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, जो हमारा मेन पाइपलाइन है वो MDD के लिए डिजाइन होता है, दैट इज मैक्सिमम डेली डिमांड, विच इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स द एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर। सिमिलरली जब हम मेन पाइपलाइन से प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाते हैं, ये भी मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन होता है। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, ये भी मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन होता है। अब एक्सेप्शन आता है फिल्ट्रेशन चेंबर में। फिल्ट्रेशन चेंबर जो होता है वो, यू हैव टू रिमेंबर इट बिकॉज एक्सेप्शन ही है जो हमेशा पूछे जाते हैं। ये हमेशा 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज डेली डिमांड, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ Q, स्मॉल Q, एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर के लिए डिजाइन होता है। उसके बाद फिर डिसइंफेक्शन यूनिट है, ये वापस से मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन होती है। फिर बारी आती है पंप्स की। पंप्स वगैरह में फ्रिक्शनल लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम 2 टाइम्स द एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर के लिए ही डिजाइन करते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 2 टाइम्स द एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर। पानी अब स्टोरेज रिजर्वायर्स तक पहुंच गया है। स्टोरेज रिजर्वायर को भी हम मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं, दैट इज 1.8 टाइम्स ऑफ द एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर। फिर जब स्टोरेज रिजर्वायर से पानी पंप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ रहा है, अगेन पंप्स की हमें जरूरत पड़ी। फिर यहाँ पर भी जो पंप्स है 2 टाइम्स द एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर के लिए डिजाइन होता है। फिर हमारी लास्ट में बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम ना तो पूरा का पूरा मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं, सॉरी ना तो हम एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर के लिए डिजाइन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो होता है मैक्सिमम ऑफ, हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है किस वैल्यूज का, मैक्सिमम होता है ये, या तो आप मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड को ऐड कर दो, या फिर आप मैक्सिमम आवरली डिमांड ले लो। इन दोनों को आप कैलकुलेट करो और इन दोनों में जो लार्जर वैल्यू आती है, जो मैक्सिमम वैल्यू आती है,
उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के लिए डिजाइन कर देते हैं। फाइन, तो आपको पता चल गया कि अलग अलग कंपोनेंट्स को कितने अमाउंट के लिए, कितने अमाउंट ऑफ वाटर के लिए, कितने डिमांड के लिए हमको डिजाइन करना है। अब एज फार एज नंबर ऑफ ईयर्स इज कंसर्न, अगर हम ईयर्स की बात करें तो डैम्स को हम 50 ईयर्स के लिए डिजाइन करते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली स्ट्रक्चर होता है, इसे हम 50 ईयर्स के लिए डिजाइन करते हैं। इनटेक को हम जो है डिजाइन करते हैं 30 ईयर्स के लिए। मेन पाइपलाइंस को भी हम डिजाइन करते हैं 30 ईयर्स के लिए। 15 to 30 ईयर्स ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं, 15 to 30 ईयर्स के लिए हम डिजाइन करते हैं। जो हमारे वेरियस ट्रीटमेंट यूनिट्स होती है, इनको भी हम, ये जो हमारी वेरियस ट्रीटमेंट यूनिट्स है, इनको भी जनरली हम 15 से 30 ईयर्स के लिए डिजाइन करते हैं। फिर हमारी बारी आती है पंप्स की, तो जनरली पंप्स में फ्रिक्शनल लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कोरोजन हो जाता है, तो इसीलिए हम पंप्स को 15 ईयर्स के लिए डिजाइन करते हैं। स्टोरेज रिजर्वायर इज ऑल्सो डिजाइन फॉर 30 ईयर्स, पंप्स अगेन फॉर 15 ईयर्स, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है जो वो भी 15 से 30 साल के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स है, डैम्स बस एक 50 ईयर्स के लिए डिजाइन होता है, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स है वो 15 से 30 ईयर्स के लिए ही डिजाइन करते हैं। पहली बात कि हम इतने सालों के लिए क्यों डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता रहना चाहिए कि आगे जो कॉस्ट होते हैं ट्रीटमेंट यूनिट्स के, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो एटलीस्ट ये 15 to 30 ईयर्स तो चलना चाहिए, पहली बात। और जब हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो फिर अगर इतना ही एक्सपेंसिव है इसको बनाना, तो आप एक बार में ही इसको 50 साल के लिए डिज़ाइन कर लो। वाई वी कांट डिज़ाइन इट फॉर 50 ईयर्स? नो, यू कांट, बिकॉज अगर आपको 50 साल के लिए डिज़ाइन करना है तो आपको तो नहीं पता ना कि इस एरिया की पॉपुलेशन इन 50 साल में बढ़ने वाली है या इस 50 साल में कम होने वाली है, यू नेवर नो। पर फिर भी अगर आपने बना लिया, तो आज तो उसकी जो डिमांड है वाटर की, सपोज इस एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आज वाटर की डिमांड है पर उतनी नहीं है जितनी 50 साल में और ज़्यादा होने वाली है। तो क्या हो रहा है, आपने पैसा उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, इससे आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू नहीं मिल रहा है और बहुत ही हाईली अनइकोनॉमिकल हो गया। इसीलिए कोई भी स्ट्रक्चर को हम 50 ईयर्स से ज़्यादा के लिए नहीं डिज़ाइन करते, क्योंकि उस चीज़ को अचीव करने के लिए 50 साल बाद जो होने वाला है उसके लिए आपने आज इतना पैसा खर्चा कर दिया है कि प्रॉपर अमाउंट में आपको रेवेन्यू नहीं मिल रहा है और आपका हाई वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है। इसीलिए मैक्सिमम एनीथिंग आप डिज़ाइन करते हो 50 साल से ज़्यादा के लिए नहीं करते हो। सो ऑल दीज वी स्टार्टेड इन द डिज़ाइन क्राइटेरिया। डिज़ाइन क्राइटेरिया के बाद किस किस चीज़ों को कितने अमाउंट्स के लिए डिज़ाइन कर लिया। अब फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिज़ाइन क्राइटेरिया का, हम उसको पढ़ते हैं। नाउ वी स्टडी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिज़ाइन पीरियड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिज़ाइन पीरियड। Affecting the design period. Now what happens is there are various factors जो हमारे डिजाइन पीरियड को अफेक्ट करेंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट फैक्टर की, दैट इज लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, अगर उस स्ट्रक्चर की लाइफ है 60 साल, तो नॉर्मली हम जो डिज़ाइन पीरियड लेंगे वो 60 साल से कम का लेंगे, क्योंकि हम उसके अल्टीमेट लेवल तक के तो उसको डिज़ाइन नहीं करेंगे। अगर 60 ईयर्स बाद वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाए, दैट इज़ वाई लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर जो होती है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज फार एज द डिज़ाइन पीरियड इज कंसर्न। सेकेंड इज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, जैसे वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उस एरिया में, अगर अब मान लो कि अगर कोई स्टेट डिवाइड हो गया और वो एक नया स्टेट फॉर्म हो गया और उस नए स्टेट में कोई एक नॉर्मल सिटी थी, अब वो कैपिटल बन गई, तो नॉर्मली उस एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा। अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, मिनिस्टर्स का नया अपार्टमेंट्स बनेगा, तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, नॉर्मली बढ़ेगा। तो उस एरिया में जो है, जब रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा ज़्यादा होता है तो हमको डिज़ाइन पीरियड कम रखना पड़ता है, क्योंकि हमको नहीं पता कि आने वाले 10 साल में उस एरिया में पॉपुलेशन क्या होगा। हम पॉपुलेशन को उस एरिया में नहीं बता सकते, इसलिए जो डिज़ाइन पीरियड होता है वो हम कम रखते हैं। सेकेंड पॉइंट। थर्ड इज ईज और डिफिकल्टी इन एक्सटेंशन।
ease or difficulty in extension. इसका मतलब ये होता है कि आप किसी एरिया में डिजाइनिंग कर रहे हो और अगर आपको पता आज वहां पे ट्यूबवेल्स की जरूरत नहीं है, बट आने वाले 10 साल में वहां पे जरूरत है और आप इजीली वहां पे ट्यूबवेल्स को लगा सकते हो, आपको ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपका ज्यादा एक्सपेंडिचर आएगा, तो आप क्या करोगे, उसको स्मॉलर डिजाइन पीरियड्स के लिए डिजाइन करोगे क्योंकि आपको तो पता है आप बाद में ये काम कर लोगे। बट अगर वहां पे डिफिकल्टी है, मतलब वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है, मैन पावर लग रहा है, तो आप उस एरिया को ज्यादा डिजाइन पीरियड के लिए डिजाइन कर दोगे। तो अगर चीजें इजी है वहां पर इंप्लीमेंट करना, बट अभी नहीं, आने वाले 10 साल 20 साल बाद, तो नॉर्मली आप वहां पर डिजाइन पीरियड कम रखते हो, बट वहां पे मैन पावर या हमारा जो भी एक्सपेंडिचर्स है वो ज्यादा लग रहे हैं, डिफिकल्टी है वहां पे एक्सटेंशन की, तो वहां पर आपको डिजाइन पीरियड्स ज्यादा रखना है। नाउ फोर्थ कम्स इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब इस इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब होता है अगर आपको सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाती है एट अ चीपर रेट, ठीक है, तो आपका जो डिजाइन पीरियड है या जो आपकी कोई भी चीज की वैल्यू है वो कम हो जाती है क्योंकि अब आपको सब चीजें चीपर रेट्स में प्रोवाइड होने लग गई। तो अगर आपका इकोनॉमी ऑफ स्केल कम है तो आपका जो डिजाइन पीरियड है वो कम हो जाएगा। When you have been started to get all the facilities at a cheaper rate, then if the economy of scale decreases, is low, you can say, then the design period is also, you have to keep the design period is also small. Design period is also small. If economy of scale is small, design of period is also small. Fifth point is the lead time. अब इस lead time का मतलब ये होता है कि सरकार ने बोल दिया कि यहाँ पर कोई भी डैम बनने वाला है या कोई भी ट्रीटमेंट यूनिट्स बनने वाला है, तो वो जिस दिन घोषणा हुई, जिस दिन कमेंसमेंट हुआ, उस दिन से एक्चुअल में जब वो बन जाता है स्ट्रक्चर या जो भी आपका ट्रीटमेंट यूनिट है, उस टाइम को हम बोलते हैं लेड टाइम। पर हमारी कोशिश ये रहती है कि ये जो लेड टाइम है दैट इज फ्रॉम द कमेंसमेंट टाइम टू द फाइनल, जब वो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है उसके बाद का, ये जो लेड टाइम है ये डिजाइन पीरियड से कम रहना चाहिए। फाइन, सो दिस शुड बी लेस देन द डिजाइन पीरियड। इसके बाद अगर आपको पता भी बीच बीच में चेक करना चाहिए कि आपने जो भी ट्रीटमेंट यूनिट्स बनाया है या जो भी आपके डैम्स हैं वो प्रॉपरली और एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि वर्किंग कंडीशंस हम बोल सकते हैं, लास्ट पॉइंट वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस भी हमको चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज फार एज डिजाइनिंग इज कंसर्न, क्योंकि अगर आप जैसे कि एग्जांपल ले लो फिल्ट्रेशन चेंबर, अगर फिल्ट्रेशन चेंबर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है तो नॉर्मली उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो क्लियर नहीं हो रहे और वही इम्प्योरिटीज को हम कंज्यूम कर रहे हैं। दैट इज वाई बीच बीच में हमें डिजाइन पीरियड्स, तो ठीक है आपको पता है कि 15 साल तक इसमें कुछ नहीं होगा, देन ऑल्सो आपको बीच बीच में उसकी वर्किंग कंडीशंस को चेक करना चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्विजुअलाइज करना चाहिए। सो दीज आर द 6 points basically which are affecting the design period of a structure. So I hope you are clear with all the topics which we discussed today, and next we'll be dealing with the population forecasting part. Thank you.